नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल फॉर गुजरात स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर पार्ट 5। पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 और दोस्तों या व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। Question number 1. The detention period for oxidation pond is generally kept as. Detention period मतलब कितने समय के लिए सूरज को हम उस जगह पर रखते हैं, रखना। तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड में कितने समय के लिए सूरज को रखते हैं? 30 आवर्स, 10 to 15 days, 2 to 6 days या 24 आवर्स। करेक्ट ऑप्शन इज 10 to 15 days। और एक्चुअली जनरल एक तरीका होता है 2 से 6 हफ्ते ऑक्सीडेशन पॉन्ड में रखा जाता है सूरज को। Question 2. The size of clear opening in case of bar rack core screen is usually 10 to 20 mm, 20 to 50 mm, less than 10 mm या 50 mm or more। और सही उत्तर है 10 to 20 mm। आंसर इज ए। Question 3. The food to microbe ratio in aeration tank, often ASP, ASP मतलब activated sludge process, treating 0.96 mld मतलब million liters per day of wastewater having a BOD of 250 milligram per liter with MLS concentration of 3000 milligram per liter and HRT of 6 hours is। ठीक है, इसका आंसर है 0.33 बी। अब ये आंसर कैसे आया इसको ध्यान से देखिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं। पहले फूड टू माइक्रोवेव रेशियो क्या होता है? फूड बाय माइक्रोबियल मास इन द टैंक। फूड इज द टोटल बीओडी। जो टोटल बीओडी कितना होगा? 250 मिलीग्राम पर लीटर। 1 लीटर में 250 है, इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटेड, जो टोटल पानी ट्रीट हो रहा है। ठीक है, हैंस टोटल बीओडी इज इक्वल टू 250 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब ये 1 लीटर में 250 है, तो 0.96 मिलियन लीटर्स पर डे, तो इतना। हैंस टोटल बीओडी और फूड इज इक्वल टू 240 केजी। यहां तक समझ गए? अब आगे, टोटल माइक्रोबियल मास इज इक्वल टू एमएलएसएस इंटू वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक। फूड हमने यहाँ निकाल लिया तो अब एमएलएसएस, अब माइक्रोबियल मास निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर treated during HRT, hydraulic retention time। HRT stands for hydraulic retention time। और ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो HRT है 6 आवर्स, वी हैव 24 HR आवर्स इन अ डे, देयरफॉर वी डिवाइड 24 by 6, वी गेट 4। ठीक है, देयरफॉर M, दैट इज माइक्रोबियल मास, इज इक्वल टू यहाँ पर एमएलएसएस इंटू वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक। वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक में हम 4 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 6 घंटे होता है हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, मतलब 24 घंटे में वो 4 साइकिल ले लेता है। ठीक है, तो इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं, तो इतना आया है। तो माइक्रोबियल मास होगा इतना 720 केजी। तो फूड बाय माइक्रोबियल रेशियो क्या होगा? 240/720 इज इक्वल टू 0.33। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से ये कैलकुलेशन समझ लीजिए। Question number 4. Type of settling in plain sedimentation tank is A. Flocculent, B. Discrete, C. Zone या D. Hindered। तो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक है, उसमें फ्लॉक्युलेशन नहीं होता है, तो फ्लॉक्युलेंट नहीं होगा। जोन भी नहीं होता कि जोन में होता है कि एक पर्टिकुलर जोन में सेटलिंग होती है, तो वो नहीं होता है। हिंडर्ड मतलब अवरुद्ध सेटलिंग होती है, अवरुद्ध भी नहीं होता है। प्लेन सेडिमेंटेशन है, उसमें डिस्क्रीट सेटलिंग होती है, हर पार्टिकल अपने आप सेटल हो जाता है एक दूसरे से बिना कोई तालमेल बिठाए। यही डिस्क्रीट सेटलिंग। डिस्क्रीट मतलब सिंगल पार्टिकल अलग अलग। Question 5. The ratio of flowing through period to detention period in a sedimentation tank is called। अब इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी। फ्लोइंग थ्रू पीरियड और डिटेंशन पीरियड का रेशियो क्या होता है? अब ये रेशियो मेजर्स हाउ इफेक्टिवली द टैंक इज रिमूविंग सॉलिड्स and is calculated as flowing through period by detention period into 100। A higher displacement efficiency indicates better settling performance। जो flowing through period होता है कि इनलेट से लेके आउटलेट तक जाने में लिक्विड को या वाटर को कितना टाइम लगा, वो होता है फ्लोइंग थ्रू पीरियड। और डिटेंशन पीरियड होता है कि कितने समय में तक वो पानी टैंक में रहा, वो होता है डिटेंशन पीरियड। इन दोनों का जो रेशियो होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब होगा डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी, कि कितनी आसानी से सॉलिड्स रिमूव हो रहे हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर इज सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस, स्टेशनरी मीडिया अटैच्ड फिल्म, मूविंग मीडिया फिक्स्ड फिल्म या स्टेशनरी मीडिया सस्पेंडेड ग्रोथ। ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होता है? एक पैक्ड फिल्टर होता है और सूरज उसके ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है और धीरे 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 सूरज ट्रिकल डाउन होता है और उस फिल्टर में माइक्रोब्स होते हैं और सूरज जब उन माइक्रोब्स के कांटेक्ट में आता है तो धीरे 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 वो सूरज ऑक्सीडाइज हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, बायोडिग्रेड हो जाता है, बायोडिग्रेड हो जाता है। और जो नीचे पानी रिसता है वो पानी ऊपर के पानी से क्लीन होता है।
तो ये ट्रिकलिंग फिल्टर, ट्रिकल डाउन होता है पानी। तो ये एक तरह का स्टेशनरी मीडिया अटैच फिल्म है। जो फिल्टर है उसका मीडिया स्टेशनरी है, वो मूव नहीं करता है। और जो माइक्रोब्स की फिल्म है वो उस मीडिया से अटैच्ड होती है। ठीक है, आंसर इज बी, स्टेशनरी मीडिया अटैच फिल्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैच टू एंड ग्रो ऑन अ फिक्स्ड बेड ऑफ मीडिया, treating the wastewater as it trickles over them. ठीक है। क्वेश्चन 7, some of the oxygen demand parameters for an organic compound wastewater are theoretical oxygen demand, chemical oxygen demand, ultimate BOD। अब थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें कितना ऑक्सीजन लगेगा, वो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। थ्योरेटिकली पॉसिबल है वो। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, किसी भी वाटर सैंपल में जो ऑर्गेनिक मैटर है जिसको केमिकली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं वो होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और अल्टीमेट बीओडी होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि जो ऑर्गेनिक मैटर उस वाटर सैंपल में प्रेजेंट है उसको बायोकेमिकली रियलिस्टिकली लैब में पूरा डिग्रेड करने में कितना ऑक्सीजन लगेगा। ठीक है। तो इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज assumed टू बी completely biodegradable, which one of the following is true? तो अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है किसी सैंपल में, वाटर सैंपल में या सॉइल सैंपल में, वो कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल है, तो उस केस में क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल है, मतलब सब कुछ बायोडिग्रेड हो सकता है, तो उसका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सेम हो जाएगा। क्योंकि उसको केमिकली डिग्रेड करें या बायोलॉजिकली डिग्रेड करें, हर हाल में वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल है, तो सीओडी इज इक्वल टू बीओडी हो जाएगा। और थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड को थ्योरेटिकली केमिकल रिएक्शन के हिसाब से कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने में कितना ऑक्सीजन लगेगा। तो अगर वो कंपाउंड बहुत इजीली और कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल है, तो जितना बायोडिग्रेडेशन में ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, थ्योरेटिकली भी उतना ही आंसर होगा और केमिकली भी उतना ही आंसर होगा। तो उस केस में सीओडी इज इक्वल टू बीओडी इज इक्वल टू थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये आंसर होगा डी। ठीक है। Question 8. The main constituents of or gas generated during the anaerobic digestion of sewage sludge are। जब anaerobic digestion होता है sewage sludge का, तो कौन से गैसेस जनरेट होता है मेनली? तो एनारोबिक डाइजेशन जब भी होगा मीथेन हमेशा जनरेट होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों डाइजेशन में कॉमन पाई जाती है। ठीक है, तो आंसर इज सी। ठीक है। Question 9. The unit in which both sedimentation and digestion processes of sludge tank takes place simultaneously is। अब एक ऐसा यूनिट जिसमें कि सेडिमेंटेशन और डाइजेशन दोनों साथ ही साथ हो रहा है, वो क्या होता है? रेट्रिटस टैंक। रेट्रिटस टैंक में डाइजेशन होता है, डाइजेशन टैंक उसमें भी डाइजेशन होता है। स्किमिंग टैंक में ऑयल और ग्रीस रिमूव होता है। इमहॉफ टैंक इज द करेक्ट आंसर। इमहॉफ टैंक ऐसा होता है, इसमें स्लज या सुएज आया और नीचे ये स्लज सेटल डाउन हो जा रहा है, सेडिमेंटेशन भी हो रहा है और इसी स्लज का डाइजेशन भी हो रहा है। सेडिमेंटेशन और डाइजेशन दोनों एक ही टैंक में हो रहा है। ठीक है। Question 10. In a batch culture growth pattern of bacteria, the phase which represents the time required for organisms to acclimatize to the new environment is। तो बैच कल्चर होता है बैक्टीरिया का और बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। तो पहला ग्रोथ में फेज होगा लैग फेज होगा, फिर लॉग फेज होगा, फिर स्टेशनरी फेज होता है और फिर डेथ फेज होता है। ठीक है। अब वो फेज, द फेज रिप्रेजेंट्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनिजम्स टू एक्लिमेटाइज टू द न्यू एनवायरनमेंट। वो कौन सा फेज होगा कि जब बैक्टीरिया उसमें आया है और नए एनवायरनमेंट से खुद को एक्लिमेटाइज कर रहा है, वो कौन सा फेज होता है? वो होता है लैग फेज। ठीक है, आंसर इज सी। तो लैग फेज में क्या होता है? बैक्टीरिया आया, एक्लिमेटाइज किया, उसके बाद होता है लॉग फेज। लॉग फेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई करने लगता है। उसके बाद होता है स्टेशनरी फेज, उसमें बैक्टीरिया की डेथ भी हो रही होती है और मल्टीप्लाई भी हो रहा होता है और दोनों मिलकर पॉपुलेशन स्टेशनरी होता है। और फाइनली होता है डेथ फेज, जब बैक्टीरिया मरते ज्यादा हैं और नए बैक्टीरिया कम बन रहे हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग फेजेस है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कीजिएगा, उसमें आपके लिए और यूजफुल वीडियोस है। और इस एग्जाम से जुड़ी हुई एक पूरी टेस्ट सीरीज में लेके आऊंगी जल्दी ही, सो प्लीज वेट फॉर दैट। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स एज गुरु दक्षिणा। जय हिंद, जय भारत।